नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि दाखिल खारिज को लेकर के एक नई प्रक्रिया लगा दी गई है जिससे कठिनाइयां बढ़ सकती है। ये अपना अपना सेंस है सोचने की, क्योंकि जो इसमें नियम लगाया गया है दाखिल खारिज को लेकर के कुछ अजीब टाइप के किया गया है। तो कुछ सही भी है, अगर देखा जाएगा तो कुछ झंझट भी हो सकता है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? और इस सिस्टम को पूरा कराने में हो सकता है कि कोई इसको बिगाड़ भी सकता है और कोई इसको सुधार भी सकता है। अब बिगाड़ना सुधारना अब हर व्यक्ति के हाथ में हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको बात करेंगे कि अगर दाखिल खारिज कराते हैं तो कह रहा है इसमें जो नियम लगाया गया है कि दाखिल खारिज कराने से पहले इस बात को ध्यान दें। किस बात को? ये बात है आपका कि अगर जमाबंदी रैयतों से अगर जमीन खरीदते हैं तो उसको दाखिल खारिज कराने के लिए आपका चार नियम बदल दिया गया है। और अगर जमाबंदी से नहीं कराते हैं, आपसी बंटवारा, अगर जैसे खानदानी पैतृक संपत्ति है और आपसी बंटवारा वाले जमीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो उसका आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। तो अगर आपका पैतृक संपत्ति है और कराना चाहते हैं अपने अपने नाम से दाखिल खारिज, जो आपका हिस्सा में जो जमीन है, तो उसके लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना होगा। और आप अगर जमीन की क्रय विक्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं जमाबंदी रैयतों से, या जमाबंदी नहीं है उसके नाम पर फिर भी जमीन खरीद रहे हैं, तो आपको क्या स्टेप फॉलो करना होगा? इसमें आपको 4 स्टेप फॉलो करना होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका 7 नियम लगाया गया है, यानी कि 7 पॉइंट। एक 4 खरीदने के लिए और 3 आपकी पैतृक संपत्ति, दादा परदादा के जो पूर्वजों की संपत्ति है उसके लिए। तो हर सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। 4 पॉइंट इधर और 3 पॉइंट इधर, सभी को मिलाकर के आपको प्रश्न पूरा करेंगे। और इसके बाद अगर आपके पास कुछ प्रश्न रह जाते हैं या कोई मन में डाउट हो तो कमेंट में कीजिएगा, और आपसे हम भी सहमति पत्र या राय लेंगे या आपको इसके तहत आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि कह रहा है कि अगर दाखिल खारिज क्रय विक्रय के आधार पर अगर करते हैं तो आपको क्या आवश्यकता है करने की। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका कह रहा है कि जमीन की क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम पर जमाबंदी हो, जमाबंदी चल रहा हो। ठीक है, ये फर्स्ट है, नॉर्मल है। उसके आगे वाला देखिए 3 स्टेप कितना कठिन पेचीदा बना दिया गया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सेकंड में कह रहा है कि अगर जमाबंदी नहीं है, अगर जमाबंदी नहीं है और सभी के आप जमीन खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जमाबंदी नहीं है, उसको पता नहीं है, वो जमीन अपना बेच रहा है और आप उसके जमीन को खरीद रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में कह रहा है कि सभी वंशजों के क्रय विक्रय सहमति पत्र लगाना होगा। और मान लीजिए कि 5 पट्टीदार होगा और एक पट्टीदार आपसे बेच रहा होगा और उसके दादा परदादा के नाम पर जमाबंदी होगा या नहीं भी होगा, उसके हिस्सेदारी में 2 कट्ठा जमीन है तो बेच रहा है, तो 4 जो फरीकैन है, जो पट्टीदार है, उससे आपको सहमति पत्र लेने के लिए कह रहा है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि मान लीजिए कि उसका जमीन है और बेचने के लिए गया, उसके हिस्से में मान लीजिए कि 5 बाई है, 10 कट्ठा का प्लॉट है, 2-2 कट्ठा का हिस्सेदारी हो चुका है, कायम है। लेकिन 2 कट्ठा जब वो बेचने गया और यहां पर लगाया गया कि सहमति पत्र होना चाहिए, तो सहमति पत्र में अगर मान लीजिए कि क्लेम लगा दिया जाएगा, क्रय विक्रय के सहमति पत्र चाहिए, क्रय विक्रय के दाखिल खारिज कराने के समय क्रय विक्रय का होना चाहिए। तो ये सिस्टम यहीं पर समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए कितना पेचीदा से सवाल को आंसर बनाया गया है और क्वेश्चन बनाया गया है। कह रहा है कि वंशज के क्रय और विक्रय के सहमति पत्र लगा दीजिए तो दाखिल खारिज हो जाएगा, अगर नहीं लगाते हैं तो नहीं होगा। अब इसका मतलब हो गया कि अगर आप जमीन किसी की खरीदते हैं तो उसी समय उसका सहमति पत्र लेना होगा कि ये जमीन में बेचने जा रहे हैं
और इस पर आपको कोई दिक्कत या नहीं है ना, तो 4 भाइयों से आपको सहमति पत्र पर क्या करना होगा, सिग्नेचर कराना होगा। अगर उसी वक्त अगर सिग्नेचर चारों भाइयों ने नहीं किया, क्लेम लगा दिया, तो उस समय आपका वो जमीन क्या होगा, ना बेचाएगा ना कोई खरीदेगा, क्योंकि क्लेम हो गया, उस पर विवादित हो गया। तो जब जमीन खरीदाएगा ही नहीं, बेचाएगा नहीं, तो दाखिल खारिज कैसे होगा। क्रय विक्रय की सहमति पत्र मांग रहे हैं, तो वो अपना हिस्सा बेच रहा है, कोई अगर उसमें डिस्टर्बेंस ला देगा तो, और किसी का मान लीजिए कि सही से हो गया तो तब ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर दाखिल खारिज में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप मांग रहे हैं सहमति पत्र, वो भी क्रय विक्रय का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। उसके बाद कह रहा है कि अगर जमाबंदी खाता संयुक्त है और जमीन आप खरीदते हैं उससे, मान लीजिए कि हम 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, और हमारा खाता संयुक्त जमाबंदी चल रहा है, मान लीजिए कि पिताजी के नाम पर है, मान लीजिए कि पिताजी डेथ कर गए, तो हमारे दोनों भाइयों को जोड़ करके एक जमाबंदी बनाया गया है, और अगर हम बेचना चाहते हैं तो फिर हमारे भाई से आपको सहमति पत्र लेना होगा। समझ रहे बात को। फिर वही बात, हम बेच रहे हैं तो सहमति पत्र से लेना होगा, अगर हम अपने हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो फिर सहमति पत्र आप लगाएंगे, तब जाकर के आपका दाखिल खारिज होगा कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 4th पॉइंट में कह रहा है कि अगर जमाबंदी रैयतों से क्रय विक्रय नहीं हुआ तो हिस्सेदार का संबंधी विवरण देना होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप कोई जमीन बिना जमाबंदी वाले से नहीं कर रहे हैं, उसका कोई डेटा नहीं है, और जमीन खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आपको सभी हिस्सेदारों संबंधी विवरण देना होगा। यानी कि उसमें विवरण का मतलब हो गया कि वंशावली समझ लीजिए, यानी कि आपको वंशावली के रूप में देना होगा कि ये जमीन किसका था और किधर किधर कितना बटा और किसका हिस्सेदारी मैं खरीद रहा हूं, ये विवरण आपको वहां पर देना होगा, लगा करके दाखिल खारिज के समय आवेदन करने से पहले सारा इकट्ठा करना होगा ये प्रूफ। तो थोड़ा सा ये पेचीदा हो रहा है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं सर ठीक है कि कोई चुपके से जमीन बेच देता है, अरे भाई तब बेचता है तो अपने हिस्सेदारी बेचेगा। बहुत प्रश्न ऐसा भी आता है कि सर 4 कट्ठा जमीन है जिसमें से उसका 2 कट्ठा होगा और 3 कट्ठा बेच दिया और मेरे पास 1 कट्ठा बचा है, तब मैं उसको क्या करूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, नियम सीधा है कि अगर 3 कट्ठा लिख दिया है तो उसका 3 कट्ठा नहीं होगा, उसका 2 ही कट्ठा दखल कब्जा होगा जो खरीदा होगा, क्योंकि आपके हिस्सेदारी में आपका 2 कट्ठा है, 4 कट्ठा में से 3 कट्ठा बेचा है, लेकिन आपका होगा 2 कट्ठा, उसको बेचने से नहीं होगा। समझ रहे हैं। और नियम ये भी कहता है कि आपका जितना है उतना आप बेच देंगे तो दूसरा जिसका होगा वो अपना हक पकड़ लेगा। अन्यथा कोर्ट में भी जाइएगा तो यही डिसीजन देगा कि जिसका जितना होगा उतना ही बेच सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं पूरा इंडिया बेच दूं तो आप खरीद लेंगे तो आपका इंडिया हो जाएगा, नहीं होगा। पूरा गांव का पूरा चेवर हम आपसे चुप्पे बेच दे तो खरीद लीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सोचने वाला बात है थोड़ा सा। तो अगर आप किसी से बिना जमाबंदी रैयतों का डेटा, बिना डेटा उपलब्ध के आप खरीदते हैं तो उसका आपका जमाबंदी थी संबंधी विवरण, हिस्सेदार का विवरण देना होगा, यानी कि वंशावली देना होगा उसमें भी, तब जाकर के आपका दाखिल खारिज होगा, अन्यथा फंस सकता है। आ रही है बात समझ में? तो लाइक दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, बढ़िया से समझ के सोच के कि आपका प्रश्न क्या बनता है। अब बात करते हैं कि अगर आपसी बंटवारा करके और दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो उसमें आपको क्या करना होगा। तो उसमें आपको करने के लिए कह रहे हैं कि आवेदन के सभी वंशावली अपलोड करें। समझ रहे? आवेदन के समय में आपको क्या करना होगा कि वंशावली अपलोड करना होगा, बंटवारा वाला, कि आप किसके वंशज है, किसके पोते, किसके बेटे हैं आपके। समझ रहे हैं कि नहीं? कितने हिस्सेदारी आपका हो रहा है ये आपको लगाना होगा। उसके बाद करें कि आपसी बंटवारा का कागज लगाना होगा, यानी कि जितने प्लॉटों का आप लोग बंटवारा किए हैं आपने आपसी सहमति से या किसी पंच के सहायता से अपने घर गांव में किसी 2-4 लोगों के समक्ष बैठ करके काम किए होंगे, उस पर साइन सिग्नेचर पंचनामा बनवाएंगे या जो भी कागज बनवाएंगे उसको अपलोड कराना होगा। या न्यायालय में अगर कोर्ट बंटवारा किए होंगे तो कोर्ट का आदेश का जो बंटवारा आपको मिला होगा वो आपको शेड्यूल लगाना होगा। बात को समझ रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं कि विवरण देना होगा, यानी कि वंशावली देना होगा। इसमें भी कह रहे हैं कि आपको वंशावली देना ही पड़ेगा, यानी कि हर हाल में दोनों को तरफ क्या होना, वंशावली देना होगा। समझ रहे हैं बात को? तो आई उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। और कितना पेचीदा ये हो गया है जमीन खरीद बिक्री वाला, क्योंकि क्रय विक्रय के समय का सहमति पत्र मांग रहा है। तो अगर आप किसी से अब खरीदिएगा तो आपको पहले उसके 4 फरीक से क्या करना होगा, सहमति पत्र लेना होगा। जो बेचेगा वो खुद का सहमति पत्र लेगा, 4 भाइयों से सिग्नेचर करा के, अब तब आपसे जमीन बेचेगा। अगर वो सही कर दिया तो ठीक है, सही नहीं किया तो क्लेम लग गया तो जमीन आप खरीद नहीं सकते हैं। बाई चांस अगर बेच भी दिया बिना सहमति के तो दाखिल खारिज के समय में यही तो ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है कि सहमति पत्र दीजिए,
क्रय विक्रय मूल्य के समय वाला। तो ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग सोच करके बताइएगा कमेंट में कि ये क्या है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट पर, किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं, धन्यवाद।